नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कंपटीशन ब्रिज में आपका। और जैसे कि आप सबको पता है कि इस सीरीज़ में हम लोग लूसेंट का आप लोग का लूसेंट को पूरी तरह से हम लोग इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री से एंशियंट इंडिया हम लोग शुरू करेंगे। और एंशियंट इंडिया में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, शुरू करेंगे बिकॉज हड़प्पा से भी पहले प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक चैप्टर है, बट उसे हम लोग अभी कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर यहीं से आते हैं। हड़प्पा और इंडस सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और यहाँ से शुरू करके हम लोग पूरे एंशियंट इंडिया को इसमें ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले जो इंडियन हिस्ट्री में जो हम लोग अक्सर जब इंडियन हिस्ट्री का हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग अक्सर सुनते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन इसका जो ओल्डेस्ट नेम है वो है इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको इंडस सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर के ड्रेनेज सिस्टम के आसपास ये बसा हुआ है। ये सिविलाइजेशन जो है करीब आज से 2000, 2500, 3000 साल पहले इंडस रिवर के ड्रेनेज जो बेसिन होता है, अब आप लोग जियोग्राफी पढ़े होंगे तो ड्रेनेज बेसिन समझते होंगे, ये रिवर होता है और ये पूरा बेसिन कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस बेसिन में ये इंडस सिविलाइजेशन बसा हुआ था। इस नदी के नाम पे इसे इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समटाइम्स हम लोग अगर देखेंगे कि बुक में कभी कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों इसका रीज़न क्या है? आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों ये कंफ्यूजिंग है, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन हम लोग इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज हड़प्पा इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। ये जो इंडस सिविलाइजेशन जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो सबसे पहले जो एक्सकेवेटेड जो साइट था वो हड़प्पा था, जो कि अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। जो प्रेजेंट डे अभी पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रधान प्रोविंस में ये हड़प्पा है। लेकिन उस हड़प्पा के नाम पे, चूंकि वो सबसे पहले खुदा जाने वाला शहर था, इसलिए इसके नाम पे भी हम लोग इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम लोग देखेंगे कि जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेम है वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब दोस्तों सरस्वती क्यों? सरस्वती इसलिए बिकॉज सरस्वती भी एक रिवर थी जो अभी नहीं पाई जाती है। इसका अगर आप जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वैदिक रिलीजन में, वैदिक कल्चर में सरस्वती एक सैक्रेड रिवर मानी जाती थी। सरस्वती एक सैक्रेड रिवर मानी जाती थी। इस सरस्वती जो है इसी इंडस के आसपास ही थी, तो इसलिए इंडस प्लस सरस्वती इसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। अभी तो जो प्रेजेंट जो अभी हिस्टोरियंस है वो इसको इंडस, सरस्वती और घग्गर रिवर, घग्गर भी अभी प्राय विलुप्त हो चुकी है, तो इंडस सिविलाइजेशन, इंडस, सरस्वती और घग्गर, ये सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके 3 नाम है: हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती घग्गर सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 80% सेटलमेंट जो थी अलॉन्ग विद सरस्वती रिवर को वैदिक रिलीजन में सैक्रेड माना गया। सबसे सैक्रेड रिवर थी ये सरस्वती। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये जो है इसकी जो डेटिंग है वो वेरी करती है, बट मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड जो है ये है 2500 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये इंग्लिश हमारा ईयर को मेजरमेंट करने का है। आगे हम लोग अगर जब कैलेंडर पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कैलेंडर बहुत तरह के होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर होते हैं, ठीक है, इस्लाम का अलग होता है, हिंदू का अलग होता है। तो इसलिए यहाँ यहाँ बस इतना आप समझ लीजिए कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो और ये कार्बन 14 डेटिंग के हिसाब से ऐसा माना गया है, कार्बन 14 डेटिंग से ये माना गया कि इसकी जो टाइमलाइन है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक ये सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस था। अब दोस्तों यहाँ पे कार्बन 14 डेटिंग क्या होता है? कार्बन 14 डेटिंग जो है ये इसको हम लोग कार्बन कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। कार्बन डेटिंग भी कहता है दोस्तों। ये कार्बन डेटिंग में आपको सिंपल एग्जांपल समझा दे रहा हूँ कि क्या होता है। दोस्तों जैसे कि सबसे पहले क्या, अब आप लोगों को पता ही है कि हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक रेज भी हैं। ठीक है, तो कॉस्मिक रेज जो हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ मिलके ये C14 बनाते हैं। सी फोर्टीन बनाते हैं, जो कि कार्बन का एक आइसोटोप है। ठीक है, अब ये जब C14 कार्बन जब ये जो C14 बनता है, इसका क्या होता है, इसका ये ऑक्सीजन में मिल जाता है, ऑक्सीजन में घुल जाता है, और ऑक्सीजन में घुस के ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, पौधे अपने फोटोसिंथेसिस में अपने अंदर ले लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस जब तक चलता है तब तक एक्सचेंज चलते रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के साथ प्लांट्स का, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पौधे डेड होते हैं, मान लो ये आज डेड हो गए, तो डेड हो गए तो क्या हुआ, एक्सचेंज जो हुआ इन्वायरमेंट के साथ वो रुक गया। उसी टाइम ये CO2 अलग होके यहाँ पे C14 अगेन जो है उस पौधे के अंदर C14 बन जाता है, जो कि कार्बन डीके, जो जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिकेइंग, ठीक है। आपने सुना होगा न्यूक्लियर डिकेइंग, तो उसी रेडियो एक्टिव डिके जिसको कहते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव डिकेइंग के साथ C14 जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है उस डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरने के बाद तो हम लोग, जब हमें कोई भी किसी का भी रेजिड्यू मिलता है, मतलब किसी का भी अवशेष मिलता है किसी पौधे का या जंतु का, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन 14 कब से डिके कर रहा है। तो चूंकि ये रेडियो एक्टिव डिके होता है तो ये काफ़ी स्लोली होता है, तो ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स में ये डिके हो पाता है कम्प्लीटली। अगर आप लोग में से बहुत से जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे वो लोग रेडियो एक्टिविटी में चैप्टर होता है हाफ लाइफ डीके, तो वो भी हाफ पीरियड होता है कि कितने सालों में कितने टाइम में वो हाफ डीके हो जाएगा, फुल डीके हो जाएगा। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि कार्बन 14 डेटिंग जो है वो किस पे, अगर ये क्वेश्चन आया कि कार्बन 14 डेटिंग, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कार्बन 14 डेटिंग इज बेस्ड ऑन विच साइंटिफिक फिनोमेना, तो आप लिखेंगे रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव डीके की वजह से हम लोग इसको मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया कि कार्बन 14 डेटिंग क्या है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन वर्ड का यूज करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे जॉन मार्शल। अब ये जॉन मार्शल कौन है दोस्तों? जॉन मार्शल एक ब्रिटिश थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, और ये 1902 से लेकर 1928 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया जिसको ASI भी कहते हैं, जो अभी हमारे कंट्री में जितने भी हमारे मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उसका प्रोटेक्शन करती है, प्रिजर्वेशन करती है ASI, इसके डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, 1902 से 1928 तक। मतलब जब हड़प्पा खुदा गया था तब भी यही DG थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जब लाइट में आई, मतलब हड़प्पा को जब खोदा गया, उस समय ASI के DG कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन मार्शल, ठीक है। ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जो 1902 से 1928 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन थे? डायरेक्टर जनरल थे। अब दोस्तों एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे करता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था कि और किसने किसने इसको इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, ठीक है। ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हमें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ ASI इन इंडिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है दोस्तों? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होती है कि जिसमें हम लैंग्वेज तो है जिसकी लैंग्वेज को हम लोग डिसिफर नहीं कर पाए हैं, और जिसका लिखित मतलब जिसका लिखा हुआ रिकॉर्ड तो है बट वी डोंट अंडरस्टैंड देयर रिकॉर्ड्स, ठीक है। मतलब देखो, एक होता है प्रोटो हिस्टोरी, प्री हिस्टोरी एंड हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब है कि जिसका रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड देम कि क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो मुगल का हो गया, या यू नो वेद का हो गया, ये सब चीज़ें ये सब लिखी हुई है और हमें समझ में भी आती है कि क्या लिखी हुई है। प्रोटो हिस्टोरिक हो गया कि मतलब जिसका लिखा हुआ अकाउंट तो है बट वी डोंट अंडरस्टैंड, वी हैव नॉट बीन एबल टू डेसिफर देयर, उनका क्या लैंग्वेज है, और तो उसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरी कहते हैं। और प्री हिस्टोरी होता है कि जिसका लिखा हुआ भी नहीं है और हम लोग समझते भी नहीं है, उसका लिखा हुआ है ही नहीं, रिटन अकाउंट है ही नहीं उसका, उसको हम लोग कहेंगे प्री हिस्टोरिक। तो ये जो इंडस सिविलाइजेशन है ये किस पे करता है? प्रोटो हिस्टोरिक। व्हाई? बिकॉज देयर आर रिटन अकाउंट्स बट वी डोंट अंडरस्टैंड देम। उनका एक लैंग्वेज होता है, एक स्क्रिप्ट होता है, जिससे हम लोग अभी तक स्क्रिप्ट हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए। दोस्तों इंडस सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट के बारे में एक चीज इंटरेस्टिंग ये मैं बता दूं कि ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। मतलब आपको अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि विच वन इज द इंडिया ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, तो ये होगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला। लेकिन अगर पूछे कि विच विच मतलब वो कौन सा ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है जिसको हम लोग पढ़ पाए, तो वो होगा ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में।
ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड और ब्रॉन्ज एज, क्योंकि इस एज में हम लोग क्या है ब्रॉन्ज और कॉपर का यूज़ करने लगे थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज और चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। द इंडस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर, आपको तो पता ही है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। मतलब अगर ये जो है ना, ये एक ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है, ऐसा है ट्रायंगुलर शेप, ये नॉर्दर्न, ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, तो ये सदर्न हो गया। तो सदर्न कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नॉर्दर्न कहाँ है? कश्मीर तक, ठीक है। वेस्टर्न है अफगानिस्तान तक और ईस्टर्न है आपका यूपी तक। इस हम लोग देखेंगे इन प्लेसेस के नाम, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनके नाम भी आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप कुल मिला के ये जान लीजिए कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ट्रायंगुलर टिक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे द नॉर्दर्न मोस्ट इंडस सिविलाइजेशन रोपर सतलज, जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह है, चिनाब नदी के तट पे बसा हुआ, ये नॉर्दर्न है, ठीक है। सदर्न पॉइंट है दायमाबाद, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, ठीक है, मतलब गुजरात को भी पार करके है, ठीक है। ईस्टर्न साइड है आलमगीरपुर, जो यूपी का मैंने बताया, और वेस्टर्न पॉइंट है सुख्ता जेंडर, सुख्ता जेंडर, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर में, पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर, जी हाँ, वही ईरान बॉर्डर जहाँ पे पाकिस्तान और ईरान के लड़ाई चलते रहती है, तो वो है इसका वेस्टर्न पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुक्ता जेंडर, अच्छा सुक्ता जेंडर के बारे में एक चीज़ और याद रखना, एक सुक्ता जेंडर है और एक है सुरकेतर, सुरका सुरका तोड़ा, ठीक है, ये गुजरात में, ये याद रखिएगा, ये इससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सुटका जेंडर और सुरका तोड़ा दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग है। ये ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे है और जो सुरका तोड़ा है वो गुजरात में है, ठीक है। तो ये देखिए पोर्ट सिटी कौन कौन से हैं? लोथल, सुटका जेंडर, जो कि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पे है, अलादीनो, बालाकोट और कुंतासी। ये इसमें से वैसे सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे लोथल पूछा जाता है कि लोथल पोर्ट सिटी है कि नहीं, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, और सुटका जेंडर का भी सिग्निफिकेंस है, बिकॉज एक तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट है, और पोर्ट सिटी भी है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो था वो कैपिटल सिटीज़ थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसका। देखिए हड़प्पा जो है रवि साइड, रवि के बैंक पे बैठा वो स्थित है, एस्टैब्लिश्ड है। मोहनजोदड़ो भी इंदस पे था, और चुनाद्रो, तीनों, मतलब तीन जो प्लेसेस हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो तीन प्लेसेस कौन कौन से हैं? चुनाद्रो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इटसेल्फ, ये तीनों रवि नदी के किनारे। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में कि आपको नदी का नाम दिया रहेगा कि इस नदी किनारे इनमें से कौन सी सिटी थी, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, ये आप नेमोनिक्स बना लें या कुछ बना लें, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से नदी के किनारे कौन सा वो सिटी बसा हुआ है, ठीक है। आपको पता है हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो सिंध में है, वो भी पाकिस्तान में है, और चुनाद्रो सिंध, पाकिस्तान। मतलब तीनों जो तीनों जो एक एक इंडस, एक जो इंडस की दोनों साइड है और रवि के किनारे जो बैठी स्थित है वो पाकिस्तान में, ठीक है। लोथल पोर्ट सिटी है, कौन सी नदी किनारे है? भोगावा नदी, और ये गुजरात में है, भारत में। इसी तरह से कालीबंगा, कालीबंगा कौन सी नदी में है? घग्गर नदी, मैंने बोला था ना घग्गर रिवर भी एक था, घग्गर रिवर के किनारे बसा हुआ था, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। बनावली, बनावली हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, हरियाणा में है घग्गर। धोलावीरा कौन सा है, कहाँ है? गुजरात में। और ये कौन सी नदी किनारे है? लूनी में। तो इस तरह से आप देखेंगे गुजरात में दो सिटीज़ हैं, जो एक है लोथल और एक है धोलावीरा। लोथल है भोगावा नदी के किनारे, और धोलावीरा है लूनी नदी के किनारे, ये याद याद रखिएगा, ठीक है। और इनमें जो प्रोमिनेंट सिटी है, जैसे हड़प्पा, हड़प्पा को किसने एक्सकेवेट किया था? दयाराम साईं, और उस समय एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जी हाँ, जॉन मार्शल, जिसने इंडस सिविलाइजेशन वर्ड का यूज़ किया था सबसे पहले, ठीक है। मोहनजादड़ो का आर.डी. बनर्जी जिसको कहते हैं, ठीक है, उनका पूरा नाम है राखाल दास बनर्जी, ठीक है। बस इतना आप याद रखिए, इतना इतना सही काम चल जाएगा, ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो रवि नदी किनारे, मोहनजोदड़ो इंडस के किनारे, चुनाद्रो इंडस रिवर के किनारे, लोथल भोगावा के किनारे, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी किनारे, बनावली जो है घग्गर, और धोलावीरा जो है लूनी नदी किनारे। और इसमें लोथल जो है वो पोर्ट सिटी है, ये याद रखिएगा। और जो एक्सट्रीम जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो भी याद रखिएगा कि वेस्टर्न एक्सट्रीम कौन से हैं, ईस्टर्न एक्सट्रीम कौन से हैं, ईस्ट नॉर्दर्न एक्सट्रीम कौन से हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब दूसरे में चलते हैं।
दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि कौन से साइट पे क्या क्या पाया गया था। वैसे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट सारे ही साइट पे पाई गई थी, तो उन चीज़ों को आप इग्नोर करें। उन चीज़ों को आपको ज़्यादा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये जो मदर गॉडेस है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे साइट्स पे पाई गई है। तो ये भी, और ये योनी, योनी, ठीक है, ये कॉपर सेल, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब काफ़ी कॉमन है, ऑलमोस्ट सारे साइट्स पे ये पाई गई हैं। मैं केवल उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करूँगा जो यूनिक है, किसी 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 प्लेसेस में यूनिक है, ताकि आपको हेल्प होगी, क्योंकि क्वेश्चन इसी यूनिकनेस के अराउंड पूछी जाएगी। ये जो बहुत ज़्यादा कॉमन है उसके पीछे, उसके साथ ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। क्वेश्चन जो है हमेशा यूनिकनेस के साथ आती है। तो देखिए हड़प्पा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि 6 ग्रेनरीज इन ए रो था, मतलब एक साथ 6 ग्रेनरीज यहाँ एक साथ आपको मिली थी हड़प्पा में। हड़प्पा की अगर बात करें, जो कि पहला पहला एक्सकेवेटेड साइट था, और जिसकी एक्सकेवेशन किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी। और एएसआई के डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर जनरल वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ग्रेनरीज इन रो पाया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी जगह ही पाए गए थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो दोस्तों, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट है, ठीक है, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में तो राखीगिरी है, बट अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन एज ए होल बात करें तो मोहनजोदड़ो का नाम एज ए क्या, द लार्जेस्ट साइट के नाम पे है, लार्जेस्ट साइट, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, इसका सबसे फेमस है ग्रेट ग्रेनरी, मतलब जो एक इतना बड़ा ग्रेनरी यहाँ पाया गया था कि वो किसी भी साइट में उतना बड़ा नहीं पाया गया था। हड़प्पा में क्या था, 6 ग्रेनरी इन रो, बट मोहनजोदड़ो में एक ही पाया गया था, लेकिन बहुत बड़ा पाया गया था। इसका ग्रेट बात भी फेमस है, इसका ग्रेट बात भी फेमस है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बात के लिए बनाया गया था ग्रेट बात, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये रिलीजियस बाथिंग के लिए यूज़ होता था, बट एनीवेज अभी तक कुछ कंक्लूड नहीं हो पाया। लेकिन ये याद रखिए कि ये ग्रेट बात जो कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है। और ये दो ही इसके सबसे फेमस हैं। बाद बाकी ये देखिए, एक फेमस और है कि पशुपतिनाथ जो है, यहाँ पे इसका स्कल्पचर पाया गया था, पशुपति महादेव का सील भी पाया गया था, ठीक है। बाद बाकी एक और इम्पॉर्टेंट है कि ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वोमेन डांसर, ये भी कहाँ पाया गया था, न्यूड। ये स्कल्पचर जब आप पढ़ेंगे तो स्कल्पचर में इसका बहुत, आर्ट एंड कल्चर में इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि एक जो वुमेन डांसर है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, तो ये दिखाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हमारी स्कल्पटिंग थी कॉपर की, वो कितनी, ब्रॉन्ज की सॉरी, वो कितनी ज़्यादा डेवलप्ड थी, ठीक है। आप जब ये डांसर का देखेंगे, आप अगर आप किसी म्यूजियम में जाएंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगी ये, तो वो कितना ज़्यादा फेमस, कितना ज़्यादा वहाँ पे डेवलप था, ये आप सोचिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चुनाद्रो दोस्तों, चुनाद्रो का एक सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि सिटी विदाउट ए साइटाडेल। अब ये साइटाडेल क्या होता था? साइटाडेल दोस्तों ऐसा होता था कि क्लासिफिकेशन होता था सिटी का, जैसे ये हुआ और ये हुआ। अब ये जो है साइटाडेल, ये थोड़ा ऊंचे लेवल बना होता था, क्योंकि यहाँ पे जो ना मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और जो इन्फ्लुएंशियल, जो एफ्लुएंट पीपल होते थे, वो लोग रहते थे। और ये लोअर साइटाडेल जिसको कहते हैं, मतलब साइटाडेल आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा जमीन। तो ये पूरी सिटी है ना, ये लोअर साइटाडेल और अपर साइटाडेल में डिवाइडेड थी। तो अपर साइटाडेल जो थी वो वहाँ पे जो एफ्लुएंट लोग थे वो लोग रहते थे, और लोअर साइटाडेल जो है वहाँ पे जो लोग मजदूर क्लास के लोग थे वो लोग रहते थे। लेकिन चुनाद्रो में ऐसा कोई साइटाडेल पाया ही नहीं गया है। तो याद रखिएगा, चुनाद्रो थोड़ा सा नाम से भी अजीब ही लग रहा है, तो इसलिए ये सिटी ऐसा था जिसका कोई साइटाडेल नहीं था, मतलब सी विदाउट सी। चुनाद्रो सी से है बट विदाउट सी, मतलब साइटाडेल नहीं है उसमें, ठीक है। आ, आगे बढ़ते हैं। लोथल दोस्तों, लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी है, इसके थ्रू ट्रेड करते थे इंडस सिविलाइजेशन के लोग, इसके थ्रू ट्रेड करते थे। तो डॉकयार्ड तो होना ही बनता है, मतलब अगर ये क्वेश्चन आ गया कि डॉकयार्ड, तो ये तो लल्लू क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए कि भाई डॉकयार्ड तो जहाँ पे ट्रेड पोर्ट सिटी होगा वहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि राइस हस्क, वैसे राइस पाया नहीं गया था इंडस सिविलाइजेशन में, लेकिन राइस हस्क के प्रमाण मिले हैं लोथल में, तो ये भी आप याद रखना कि लोथल में राइस हस्क भी। और दोस्तों एक और फेमस यहाँ का जो एविडेंस है वो है डबल ब्यूरियल। अब डबल ब्यूरियल क्या होता है? डबल ब्यूरियल में होता था कि एक ही साथ मर्द और जो औरत होती थी उन दोनों को एक साथ ब्यूरी किया जाता था। दैट इज डबल ब्यूरियल, दैट इज डबल ब्यूरियल, ठीक है। बस यही तीनों इंपॉर्टेंट है लोथल में, डॉकयार्ड, राइस हस्क एंड डबल ब्यूरियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगान, कालीबंगान दोस्तों कहाँ है? कालीबंगान, कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक है, गग्गर नदी किनारे। मेसोपोटामिया यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है, बनावली में भी ऐसा कुछ है नहीं,
ठीक है। मदर गॉडेस, जैसे मैंने कहा कि मदर गॉडेस की आपकी मूर्ति हर जगह मिल जाएगी। दोस्तों धौलावीरा, धौलावीरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात में। यहाँ पे एक यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम किया गया था। कुछ ऐसा किया गया था कि जैसे मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, और ये रिवर है, तो यहाँ से लोग काट के ऐसे ड्रेनेज बना लिए थे कि वर्षा में जब वाटर लेवल बढ़ता था रिवर का, तो वाटर आ तो जाता था यहाँ, बट यहाँ से फिर वाटर जा नहीं पाता था। इस तरह से इस वाटर को ये लोग स्टोर कर लेते थे। ठीक है, तो इस ये एक यूनिक सिस्टम था। तो यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ पाया गया था? धौलावीरा में पाया गया था। ठीक है, देखिए ये एकमात्र ऐसा साइट है टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, एक धौलावीरा ही ऐसा साइट है जिसमें 3 साइटाडेल थे। ठीक है, बाद बाकी वाले में 2 थे, मैंने जैसे बताया, और चुनाद्रो में मैंने बताया था कि उसमें कोई साइटाडेल था ही नहीं। तो धौलावीरा एकमात्र ऐसा साइट था जिसमें 3 साइट थे, ए बी सी, उसके बाद आता डी, इसका मतलब तीन थे साइटाडेल। अगर ये क्वेश्चन आया कि भैया कौन सी सिटी है, कौन सी हड़प्पन सिटी है जहाँ पे 3 साइटाडेल थे या 3 डिवाइड पार्ट में किए गए थे, तो आपका आंसर होना चाहिए धौलावीरा। ठीक है, और यहाँ पे एक दोस्तों और इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो है यूज फॉर सिविक पर्पसेस यहाँ पे पाया गया था। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कि कुछ भी खुदा हुआ, किसी भी चीज़ पे खुदा हुआ, चाहे वो दीवार पे हो, चाहे वो सील पे हो, चाहे वो कप, है ना, ऐसे किसी सॉलिड जगह पे, स्पेस पे अगर कुछ खुदा हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन कहाँ पाया गया था? धौलावीरा में। और क्या पाया गया था धौला में? यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पाया गया था। और पाया गया था कि इट वाज द ओनली सिटी वेयर द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो ये इस वजह से धौलावीरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सुरकतोड़ा जो मैंने आपको कहा था, ये कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ पे दोस्तों एक है कि बोन्स ऑफ हॉर्स पाया गया था। मतलब घोड़ा की तो ऐसे नॉर्मली हम लोग घोड़ा की बात नहीं करते हैं इन द सिविलाइजेशन में, लेकिन हॉर्स के बोन पाए गए थे। वी कैन नॉट कंक्लूडेडली से दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल वेर फेमिलियर विद द हॉर्स। ये अभी तक नहीं प्रूव हो चुका है, लेकिन हॉर्स के, घोड़ा का बोन मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकतोड़ा। सुरकतोड़ा कहाँ है? सुरकतोड़ा है गुजरात में। एक सुटका जेंडर है, सुटका जेंडर कहाँ है? वो अफगानिस्तान में है। ठीक है, जो कि वेस्टर्न पॉइंट है, बिल्कुल पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है, और वो एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, लेकिन सुरकतोड़ा कहाँ है? सुरकतोड़ा गुजरात में है, और यहाँ पे हॉर्स के बोन मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉट ब्यूरियल्स में मिला था, मतलब एक बर्तन में एक बॉडी को डालकर फिर उसको दफनाते थे। तो ये सुरकतोड़ा में था। दोस्तों दाइमाबाद कौन सा एक्सट्रीम पॉइंट है? ये सदर्न एक्सट्रीम पॉइंट है, जो कि महाराष्ट्र में, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज मिला था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा मोहनजोदड़ो क्या है? लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन राखीगढ़ी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा मतलब इंडस वैली साइट है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन में यहाँ एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉमन फीचर्स क्या थे? जो बड़े सिटीज़ थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको पता ही है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन था। दोस्तों मैंने बहुत से बच्चों को देखा कंफ्यूज होते हुए कि उनको लगता है कि अच्छा आज से ये बहुत दिन पहले हुआ था, एंशियंट टाइम की बात है, तो ये डेफिनेटली एक विलेज सिविलाइजेशन होगा, लेकिन ऐसा दोस्त नहीं है, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसके जो फीचर्स हैं वो सबसे पहले तो कि सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग थी ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ग्रिड सिस्टम होता है कि एक सिस्टमैटिक ग्रिड में, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये क्या हो गया? ये ग्रिड हो गया, ये जो छोटे छोटे हो गए लाइन में ऑर्गेनाइज एक स्ट्रेट लाइन में, उसको कहते हैं हम लोग ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम में जितनी भी टाउन प्लानिंग हुई थी वो उन्होंने स्ट्रिक्टली ग्रिड सिस्टम फॉलो किया था। दूसरा ये कि बर्न ब्रिक्स का यूज़ किया था उन्होंने कंस्ट्रक्शन में, मतलब जला हुआ ब्रिक्स जो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, द सेम काइंड ऑफ ब्रिक्स दे यूज्ड बैक इन 3000 ईयर्स एगो, 5000 ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये बहुत एक अचंभा करने वाली की बात है कि भैया ब्रिंट कैसे उनको पता चला कि बर्न ब्रिक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। देख रहे हैं उनको क्या क्या सेंस था हाइजीन का, तो उनको पता है कि ओपन ड्रेनेज सिस्टम विल कॉज हेल्थ हजार्ड, तो उन्होंने क्या किया कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, इससे क्या होता है कि हेल्थ की जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, एक जाइंट वाटर रिजर्व धौलावीरा की हमने बात भी की। धौलावीरा किस लिए फेमस था? धौलावीरा उनके यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए फेमस था। ठीक है, फोर्टिफाइड साइटाडेल, मतलब साइटाडेल को उन्होंने चारों तरफ दीवार से फोर्टिफाई किया हुआ था, ताकि जो फॉरेन एग्रेशन या कोई भी जीव जंतु आए या कुछ आए उनसे उनका
सेफ्टी बना रहा है। तो एक फोर्टिफाइड साइटेडल भी उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर सिटीज़ का। और ये एक मेजर एक्सेप्शन है चुनाद्रो, जैसे मैंने बताया चुनाद्रो में कोई साइटेडल ही नहीं था, तो वहाँ से फोर्टिफाइड कहाँ से होगा। ठीक है, देखिए ये सुरकातोड़ा जो मैंने मेंशन किया कि सुरकातोड़ा एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे हॉर्स के बोन्स मिले। हॉर्स के बोन्स मिले हैं। हॉर्स कहीं भी क्वेश्चन में अगर ये आता है कि हॉर्स के बारे में पता था उनको, यू विल से नो, क्योंकि ये अभी तक कंक्लूडिवली प्रूव नहीं हो चुका है कि वेदर दे वर फैमिलियर विद द हॉर्स और नो, लेकिन हॉर्स के बोन्स मिले हैं। अब वो किस कारण मिले हैं वी डोंट नो येट, ये आगे रिसर्च की बात है, आर्कोलॉजिकल रिसर्च की बात है कि क्या वो लोग कंक्लूसिवली ये फाइंड कर पाते हैं कि हाँ वहाँ हॉर्स यूज़ हुआ था और उसके मरने के बाद ये बोन्स हुआ है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो काफ़ी डेवलप था। उन्होंने इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर रखी थी, उनको काफ़ी अच्छे क्रॉप्स का सेंस था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वहाँ के मेन क्रॉप्स कौन थे दोस्तों। वेट, बार्ली दोनों। ठीक है, वेट और बार्ली वो लोग दोनों यूज़ करते थे, वेट एंड बार्ली। ठीक है, एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन लोथल। लोथल जो एक पोर्ट सिटी है वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि राइस हस्क के बारे में उनको वहाँ से मिला है राइस हस्क। अब जब राइस हस्क मिला है तो पॉसिबली राइस वो लोग कल्टीवेट करते थे, लेकिन कंज्यूम करते थे कि नहीं ये कंक्लूसिवली हमें नहीं पता है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि वो लोग राइस खाते थे, यू शुड से नो, बिकॉज अभी तक ये कंक्लूसिवली प्रूफ नहीं हो पाया कि राइस वेदर दे एट राइस और नॉट। लेकिन राइस हस्क कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, जो कि एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, हाँ अदर क्रॉप्स की अगर हम लोग बात करें तो डेट्स, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन एट्सेट्रा। दोस्तों एक बात और याद रखना कि इंडस पीपल वेर द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। ठीक है, मतलब इंडस पीपल जो इस सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने सबसे पहले कॉटन को डिस्कवर किया और कॉटन की खेती की। उसके बाद ही पूरे विश्व में ये कॉटन की खेती फैली। तो दे वर प्रिटी स्मार्ट चैप, मतलब बहुत ही स्मार्ट थे वो लोग, अगर कॉटन की कल्टीवेशन के बारे में उनको पता था। पता ही नहीं था, उन्होंने इनोवेट किया, वो डिस्कवर किया कि हाँ कॉटन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, वी शुड ग्रो कॉटन। ठीक है, अब एनिमल्स की बात कर लें तो सीप, गोट, हम्प्ड एंड हार्पलेस बुल भी था, बफेलो भी थे, बोअर, डॉग। और डॉग दोस्तों पहला एनिमल था जिनको डोमेस्टिकेट किया गया था। ये पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल था डॉग। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, लायन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल। ठीक है, उनको लायन के बारे में पता नहीं था। और फ्रॉम अमेरी ए सिंगल इंस्टेंट ऑफ द इंडियन राइनोसोर्स हैज़ बीन रिपोर्टेड। वैसे राइनोसोर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अमारी एक जगह है जहाँ से राइनोसोर्स का इंस्टेंस हमें देखने को मिलता है। अब इसको याद कैसे रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे होंगे तो असम में एक जगह है नामेरी। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है इंडियन राइनोसोर्स के लिए। तो उसी तरह से जैसे नामेरी अभी करंट टाइम में नामेरी टाइगर रिजर्व है, उसी तरह से आमेरी, आमेरी में हमें क्या मिला है? इंडियन राइनोसोर्स के इंस्टेंस मिले हुए हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ये आप याद रखना। ठीक है, इससे आपको ये याद करने में आपको मदद हो जाएगी। नामेरी, आमेरी, नामेरी अभी प्रेजेंट टाइम में, आमेरी अभी आमेरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। देयर वाज एक्सटेंसिव इनलैंड। और दोस्तों फॉरेन ट्रेड वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड करते थे। मतलब ये भी एक उनकी सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे कि दे पेड एडिक्वेट अटेंशन टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक ट्रेड। वो लोग डोमेस्टिक यहाँ इंडिया में भी ट्रेड करते थे और बाहर के सिविलाइजेशन से भी ट्रेड करते थे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में मेसोपोटामिया और सुमेरिया, मेसोपोटामिया को ही सुमेरिया कहते हैं, जो नॉर्दर्न और सेंट्रल नॉर्दर्न इराक में था। ठीक है, उसको सुमेरिया भी कहते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सुमेरिया को सुमात्रा से जोड़ने लगते हैं, जो कि इंडोनेशिया में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी का जो इराक है, सदर्न और सेंट्रल सदर्न और पूरा इराक ही मान लीजिए, उसको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन या सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वहाँ के साथ इनका ट्रेड अच्छा चल रहा था। कहाँ से क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं ये देख लेते हैं। गोल्ड जो है वो कोनार, जो KGF जिसकी बात करते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड, वहाँ से लाते थे। अफ़गानिस्तान, पर्सिया से भी हम लोग करते थे। सिल्वर अफ़गानिस्तान से, पर्सिया से, साउथ इंडिया से। कॉपर खेतरी, राजस्थान, बलूचिस्तान। दोस्तों इसलिए राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है अभी करंट टाइम में अगर देखा जाए तो कॉपर का। तो इसका मतलब है राजस्थान से वो लोग कॉपर का मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे। लापिस लाजुली एंड सफ़ायर, ये दोस्तों होते हैं महंगे प्रीसियस स्टोन्स होते हैं। ठीक है, जिसके लापिस लाजुली एंड सफ़ायर कहते हैं। ये बदख्शां एक प्रोविंस है अफगानिस्तान में, वहाँ से मंगवाते थे। स्टेटाइट, ये भी एक तरह का पत्थर ही है। इससे वो लोग ये बनाते थे,
सील जो है वो स्टेटेराइट का ही बनता था, ठीक है, वो भी पाकिस्तान और ईरान से मंगवाते थे, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों हैं गोल्ड कोलार से, अफगानिस्तान, पर्शिया से सिल्वर, ये इंपोर्ट की बात है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो अभी भी जो हम लोग का करंट मॉडल है ऑलमोस्ट वही चल रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, कॉटन करते थे, बिकॉज कॉटन को पहले उन्होंने ही ग्रो किया था, तो ऑब्वियस सी बात है कॉटन गोड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। टेराकोटा दोस्तों मिट्टी का बना हुआ होता है, जिसको आग में फिर जला देते हैं, उसको टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा फिगरिन्स बना के वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। बिड्स और पोट्री, ये इनकी काफ़ी डेवलप्ड इंडस्ट्री थी, ठीक है। और ये सब आइवरी प्रोडक्ट्स वगैरह, कॉपर के प्रोडक्ट वगैरह बनाए, क्योंकि हमने बात की थी ना डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज इमेज की बात की थी ना, वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पॉलिश था। तो उनकी ये है बात कि स्कल्पचर बहुत तगड़ी थी, उनकी स्कल्पचर मेकिंग जो थी ना वो काफ़ी तगड़ी थी, इसलिए वो लोग कॉपर वगैरह का बना के सामान एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि भैया उनको आयरन के बारे में नहीं पता था। आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उनको आयरन के बारे में पता नहीं था, उनको ब्रॉन्ज के बारे में पता था, उनको कॉपर के बारे में पता था, उनको गोल्ड के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था, एवरी अदर मेटल्स दे न्यू ऑलमोस्ट, लेकिन उनको आयरन के बारे में पता था। आयरन किनके द्वारा लाई गई? वैदिक पीपल के द्वारा। जब आर्यंस आए, इन्वेड किया उन्होंने अपने साथ आयरन का इंफॉर्मेशन लाया, और फिर बाद में वो लोग जब ईस्टर्न इंडिया की तरफ मूव किया उन्होंने, जब वहाँ बहुत सारी जंगल थी, तो आयरन का नॉलेज ने उन्हें बहुत हेल्प किया उनको स्प्रेड करने में ईस्टर्न इंडिया की तरफ। तो ये आयरन के बारे में उनको पता नहीं था, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। और अगर हम लोग सुमेरियन टेक्स्ट को रेफर करें तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुआ कहा गया है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया, तो वो है मेलुआ। तो उनके साथ बड़ा एक उन्होंने अपने टेक्स्ट में ये लिखा है कि मेलुआ के साथ हमारा बहुत अच्छा ट्रेड हुआ करता था, जो कि मेलुआ का मतलब होता है इंडस रीजन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ, आगे चलते हैं, ठीक है। माकरन कोस्ट वगैरह का भी उनका अलग अलग नाम उन्होंने दे रखा था हड़प्पन सेल्स के लिए, ठीक है। तो जो भी है, हड़प्पन जो दोस्तों एक कॉटन ग्रो करते थे, जो उनका प्रोडक्ट था कॉटन, जैसे कि मैंने बताया कि कॉटन का सबसे पहले डिस्कवर कहाँ हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल ने किया, उन्होंने ही ग्रो किया, उन्होंने ही कॉटन के जो यूटिलाइजेशन है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए उन्होंने खोज निकाला था। तो ये जो कॉटन है इसको वो लोग सिंडोन कहते थे। कौन? ग्रीक्स। जैसे आपको पता है, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, वैसे ग्रीक सिविलाइजेशन भी थी, ठीक है। तो वो ग्रीक वाले इसको क्या कहते हैं? सिंडोन, क्योंकि सिंध से ये आया है। सिंध नदी जो है, इंदस को ही पहले सिंध कहते थे, तो वो सिंडोन सिंध के आसपास पाया जाता था, इसलिए इसको सिंधोन कहते थे, ठीक है। दोस्तों हमें अपने एक्सकेवेशन से कॉइन्स का नहीं मिला एविडेंस, नो एविडेंस ऑफ कॉइन। अभी तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि कॉइन का या किसी तरह की करेंसी का। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बार्टर ही यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि भाई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो मैं दे देता हूँ, और मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आप मुझे देते हो। मतलब अगर मुझे चावल की ज़रूरत है आप मुझे चावल दे दो, आपको कपड़े की ज़रूरत है तो मैं आपको कपड़े दे देता हूँ। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, और यही बार्टर सिस्टम वो लोग ट्रेड में यूज़ करते थे, ठीक है, कि जिसको जो ज़रूरत है वो आपस में एक्सचेंज कर लें, ठीक है। लोकल मेथड ऑफ एक्सचेंज होता था। उनके पास करेंसी नहीं थी, क्योंकि अभी तक कोई करेंसी नहीं मिली हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ना कोई कॉइन मिला है ना कुछ मिला है, ठीक है। तो ये याद देने वाली बात है दोस्तों। लोथल तो है, जैसे हमने बताया कि एक एंशियंट पोर्ट सिटी है, इंडस सिविलाइजेशन, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लोथल कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगावा, याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी है, भोगावा, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली अर्बन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। देर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी, बट इट सीम्स दैट रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज ए क्लास ऑफ मर्चेंट। मतलब ऐसा है कि अभी तक हमें पॉलिटिकल सेटअप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, कौन राजा था, कौन वहाँ की प्रजा थी, कैसा मंत्रिमंडल था, ऐसा कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, नॉर्मली जो ट्रेड का इतना ज़्यादा डोमिनेंस हम लोग देख पा रहे हैं उनके सोशो कल्चरल लाइफ में, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो क्लास ऑफ मर्चेंट्स थे, जैसे साइटाडेल में भी हमने बताया कि मर्चेंट्स रहते थे अपर साइटाडेल सिटी में, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जो सिटी थी, जो सिटी की गवर्नेंस थी, वो क्लास ऑफ मर्चेंट्स ही चलाते थे। ग्रुप ऑफ मर्चेंट या क्लास ऑफ मर्चेंट्स वो लोग ही चलाते थे, बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है सोशियो कल्चरल लाइफ में, ठीक है। आप देखें ट्रेड इतना ज़्यादा था, एग्रीकल्चर था,
साइटाडेल की भी बात करें तो अपर साइटाडेल भी था जहाँ पे मर्चेंट्स रहते थे, ग्रेनरीज इतनी सारी बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं मर्चेंट्स का दबदबा रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अगर कंक्लूसिवली की बात करें तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल, कि वो लोग कैसे अपना गवर्न कैसे करते थे जब इतनी उन्नत उनकी सिविलाइजेशन थी कि मतलब वो लोग घर भी बना रहे हैं, फिर वो लोग इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम भी बना रहे हैं, वाटर इतनी ज़्यादा डेवलप्ड उनकी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थी, इतना सब कुछ था, तो एक गवर्नेंस सिस्टम भी रहा होगा, तभी ट्रेड भी कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट गवर्नेंस देयर कैनॉट बी फ्लरिशिंग ट्रेड। अगर आप बताइए आपके शहर में अगर गवर्नेंस सिस्टम अच्छी नहीं रही, आपके देश में अगर गवर्नेंस सिस्टम सही नहीं रही, तो आप ट्रेड कैसे करेंगे? आप अगर गवर्नेंस सिस्टम ही नहीं रहा तो फिर आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ट्रेड फेयर तरीके से हो? तो एक फ्लरिशिंग ट्रेड कभी हो ही नहीं सकता। तो पॉलिटिकल सेटअप की बात जहाँ तक है वहाँ तक हम लोग कुछ नहीं जानते, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करें दोस्तों, तो हड़प्पन पीपल डिड नॉट वॉरशिप देयर गॉड्स इन टेम्पल। टेम्पल का भी कोई एविडेंस नहीं मिला है किसी तरह का, छोटा बड़ा मीडियम किसी तरह का, जो अभी हमारे पास इतने बड़े बड़े टेम्पल्स देख रहे हो, टेम्पल्स मस्जिद देख रहे हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा टेम्पल का एविडेंस मिला ही नहीं है, ना छोटा ना बड़ा। ठीक है, नो टेम्पल हैज इन फैक्ट हैज बीन अर्थन। ठीक है, तो जो फ्रॉम द स्टैचूज एंड जो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ थी वो नेचर बेस्ड थी, वो लोग नेचर की पूजा करते थे, वो लोग जूलोट्री थे, मतलब जूलोट्री मतलब एनिमल्स की पूजा करते थे, उनका स्टैचू बनाते थे और उनका पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि ये जो स्वास्तिका का चिन्ह है ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आया। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं आर्यंस लाए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्वास्तिक का भी चिन्ह आया हुआ। जो स्वास्तिक का ऐसा है ना, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। तो ये देखिए, द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरेन इज द मदर गॉडेजेस। मदर गॉडेजेस का सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना कि फिगरेंस मिले हुए हैं। ठीक है, और वो लोग योनि पूजन भी करते थे, फीमेल सेक्स का वो लोग पूजा करते थे। जैसे कामाख्या मंदिर में हम लोग योनि मंदिर, आपको पता होगा कामाख्या मंदिर है, कामाख्या टेम्पल है कहाँ, असम में, जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं किसकी, योनि की। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे। एंड दिस टेम्पल इज़ वेरी फेमस टू दिस प्लेस ऑल्सो, और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है, और मेल डेटी की अगर बात करें तो पशुपति महादेवा, और ये पशुपति महादेवा आप कह सकते हैं आज के ज़माने में जो शिव हैं, लॉर्ड शिवा, उसके बहुत क्लोज का ये एक तरह से प्रोटोटाइप कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटो शिवा कह सकते हैं इसका, मतलब उसी से फिर इंस्पायर होकर शिवा का एग्जिस्टेंस आया हुआ होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 4 एनिमल्स थे, शिवा शक्ति वर्शिप, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। दैट रिलिक्स दैट जूलोट्री, जूलोट्री का मतलब होता है एनिमल की वर्शिप करना, उसको हम लोग जूलोट्री कहते हैं। जूलोट्री वो लोग करते थे, नेचर वर्शिप करते थे। ठीक है, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ये इनकी स्पिरिचुअल और रिलीजियस लाइफ थी। कोई टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है, किसी भी तरह का टेम्पल का एविडेंस, छोटा बड़ा मीडियम किसी भी तरह का टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, वो लोग अपने जो सील्स थे उसमें भी बहुत से एनिमल्स का मोटिव वो लोग करते थे। ठीक है, जैसे कालीमंगा की अगर बात करें, सो द राइटिंग वाज वर्ड्स नॉट टू लेफ्ट। ठीक है, इट हैज़ बीन रेप्रेजेंटेड प्रोटो द्रविडियन। तो जैसे मैंने बताया कि इनके लैंग्वेज को हम लोग अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक तरह से प्रोटो द्रविडियन ही लैंग्वेज था, जो कि कहाँ से किया जाता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। जैसे इंग्लिश लिखी हुई है, हम लोग देख रहे हैं ना इधर लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ, ऐसा ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये सीन है। स्टेटाइट का यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग सील्स को बनाने में, मैंने पहले बताया। हम्पलेस बुल इज रिप्रेजेंटेड इन मोस्ट ऑफ द इंदस सील। अगर ये क्वेश्चन आपको आए कि इंदस सील में सबसे ज़्यादा किस जानवर की मोटिव पाई जाती है, तो वो हम्पलेस बुल, मतलब एक ऐसा बुल जिसका हम्प नहीं है, जो ऊपर वाला होता है ना, ये वाला नहीं, ये हम्पलेस बुल जो है वो इंदस सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा उसको इनक्राइब किया गया है। ठीक है, inhumation और कंप्लीट burial was the most common method of disposal of the डेड को क्या कहता था, जला दिया जाता था, दबा दिया जाता था। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया। द ओरिजिन ऑफ द स्वास्तिका सिंबल कैन बी ट्रेस बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्वास्तिका। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों, सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिमाइज हुआ उसके बारे में बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत सारे कंसेप्ट प्रोपाउंडेड किए गए हैं तरह तरह के हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट से। तो उसमें कुछ कुछ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये आप देख लीजिए। मिस्टर ह्यूलर जो थे, उन्होंने कहा कि इंदिरा इज एक्यूज ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। मतलब इंदिरा कौन थे? इंदिरा इज द गॉड ऑफ थंडर,
और इतनी बारिश हुई, इतना बाढ़ आया और इतना ज़्यादा थंडरिंग हुई कि इसके वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन कर गई। कि ऐसा कहना है एम व्हीलर साहब का, ठीक है, कि इंडिया इज एक्यूज ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। दूसरा है द ऋग्वेदा स्पीक्स ऑफ ए बैटल एट प्लेस नाम हरिओम्पिया विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ हड़प्पा। ठीक है, ऋग्वेदा में ऐसा मेंशन है कि हड़प्पा नामक जगह जिसको हरिओम्पिया कहा गया है। तो अगर कहा जाए कि क्या वेदा में हड़प्पा का मेंशन है, तो आप कह सकते हैं यस, हड़प्पा का मेंशन हरिओम्पिया नाम से किया गया जहाँ पे लड़ाई की बात की गई है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये तो वही इंडिविजुअल ओपिनियन की, जो मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि द मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर द्रविडियन। द्रविडियन मतलब लोकल थे लोग। वैसे दोस्तों ये बहुत बड़ी एक डिबेट है, आर्यन वर्सेस द्रविडियन, बट स्टिल ये कहा जा सकता है कि जो इंडस वैली के लोग थे वो मेनली द्रविडियन ही थे, क्योंकि उनकी भाषा और वो सब बहुत सा स्टाइल उनका द्रविडियन से मिलता है, इसलिए उन्हें प्रोटो द्रविडियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। इनके जो कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन थे वो थे मेसोपोटामिया, जो कहाँ इराक में थे, जिसको सुमेरिया भी कहा जाता है। दूसरा इजिप्ट, इजिप्ट सिविलाइजेशन भी थे, और चाइना का येलो सिविलाइजेशन। इसको येलो सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसके नदी, कौन से नदी किनारे है, ये येलो रिवर के किनारे है। इजिप्ट जो है वो नील नदी के किनारे था, और मेसोपोटामिया था ये किस नदी के, ये टिग्रिस रिवर के, टिग्रिस रिवर के अराउंड बैसा हुआ था। ये नील और ये एलो, और इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो इंडस रिवर के तट पे बसा हुआ, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों यही था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने इस पूरे वीडियो में हमने देखा और हमने रिवाइज किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग पूरे लूसेंट को कवर करने वाले हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पूरे कवर होंगे। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम लोग उन फीडबैक्स को वीडियोज़ में इंकॉर्पोरेट कर सकें और वीडियोज़ को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।